हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले बीए ऑनर्स के सेमेस्टर सिक्स्थ का चैप्टर भारत की विदेश नीति चुनौतियां और रणनीतियां, जिसमें इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजी इंग्लिश में कहा जाता है, जिसमें 5 यूनिट है। पांचों यूनिट को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। फुल चैप्टर इन वन शॉट कवर करेंगे, तो आप बने रहना इस वीडियो में लास्ट तक। आपको फुल वीडियो मिल जाएगी, इससे बाहर कहीं पेपर में जाएगा नहीं। इधर ही से जो भी पेपर होगा वो सारा इसी चैप्टर से आ जाएगा। आपका यही जो नोट्स है आप लिख भी सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप प्लीज कमेंट में लिख देना। तो सबसे पहले हमें इकाई फर्स्ट पढ़ना है, मतलब यूनिट फर्स्ट। एक उपनिवेशोत्तर राष्ट्र के रूप में भारत की विदेश नीति, जिसके मुख्य बिंदु हैं, मेन पॉइंट्स है। विदेश नीति के स्त्रोता, मतलब भारत की विदेश नीति का आधार ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक है। इन सब में ये पहला पॉइंट है, विदेश नीति के स्रोता। इन सब में हमें भारत की विदेश नीति के बारे आधार के ऐतिहासिक पढ़ने, भौगोलिक पढ़ने, आर्थिक पढ़ना है और सांस्कृतिक कारक के बारे में पढ़ना है। दूसरा जो इसमें हम पढ़ना है, भारत की विदेश नीति का सिद्धांत रूप में अध्ययन करना है, मतलब पढ़ना है। भारत की नीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतिक दृष्टिकोण से समझा जाएगा, जैसे यथार्थवाद, आदर्शवाद। इसमें ही तीसरा जो हमें पढ़ना है, आंतरिक और बाहरी आयाम के बारे में, घरेलू राजनीतिक और वैश्विक माहौल दोनों का विदेश नीति पर प्रभाव पड़ता है। ये सब हमें घरेलू राजनीतिक और वैश्विक माहौल दोनों का विदेश नीति पर प्रभाव पड़ता है, ये हमें आंतरिक और बाहरी आयाम में पढ़ना है। चौथा हमें गुट निरपेक्षता से रणनीति भागीदारी तक का सफर, ये पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, शीत युद्ध के समय भारत ने गुट निरपेक्षता अपनाई। क्या अपनाई? गुट निरपेक्षता अपनाई। अब बहुध्रुवीय दुनिया में सामरिक साझेदारी कर रहा है, जैसे क्वाड में कर रहा है। क्वाड का QAD कह सकते हो या क्वाड भी बोल सकते हो, और अमेरिका और रूस से रिश्ते बना रहा है। तो यही हमें पढ़ना है इस यूनिट में। तो मैंने आपको कंटेंट बताया कौन कौन से हमें मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं, उसके हिसाब से वो बताया। अब स्टार्ट होता है मेन पॉइंट से। जो फर्स्ट जो लिखा है हमारा, भारत की विदेश नीति के स्त्रोता, मतलब सोर्सेज ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इसमें जो हमारा पहला है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो उसमें हमारा है, भारत लगभग 200 वर्ष तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा। क्या रहा? भारत 200 वर्ष तक ब्रिटिश के उपनिवेश रहा, मतलब उसके निवेश रहा है। उपनिवेश 200 वर्षों तक ब्रिटिश के रहा है। कौन रहा है? भारत रहा है। फिर लिखा है, उपनिवेशवाद के अनुभव ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, स्वतंत्रता और विदेश नीति अपनाने की प्रेरणा भी दी है। फिर उसके बाद जो हमारा है, आजादी के बाद भारत ने गुट निरपेक्षता को अपनाया। किसको अपनाया? गुट निरपेक्षता को अपनाया, ताकि किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में ना आए, किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में ना आए। फिर जो दूसरा हमें पढ़ना है, भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ना है। उसमें क्या है, भारत की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार आदि देशों से जुड़ी है। किस किस से जुड़ी है? पाकिस्तान से जुड़ी है। कि कौन जुड़ी है? भारत की सीमाएं जुड़ी है, मतलब बॉर्डर जुड़े हैं। जो भारत के बॉर्डर हैं वो किस किस देशों से जुड़ रखे हैं वो बताया गया है। भारत के बॉर्डर जुड़े हैं, सीमाएं जुड़े हैं, पाकिस्तान से जुड़े हैं, चीन से जुड़े हैं, नेपाल से जुड़े हैं, बांग्लादेश से जुड़े हैं, भूटान से जुड़े हैं, म्यांमार से जुड़े हैं, आदि देशों से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तीसरा जो है हमारा, इतनी विविधि सीमाओं के कारण भारत को रणनीतिक रूप से सहज रहना पड़ता है। क्या रहना पड़ता है? सहज रहना पड़ता है। इतनी विविध सीमाओं के कारण भी भारत को ऐसे रहना, रणनीति रूप से सहज रहना पड़ता है। जो चौथा है हमारा, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या क्या आ जाते हैं? आजादी के समय भारत एक गरीब और नव विकसित देश था। मतलब क्या था? गरीब, पुअर कंट्री थी, और ना डेवलप हो रखा था, मतलब विकसित नहीं हो रखा था, वो ये बता रखा है। देश जो है हमारा भारत, वो नवविकसित था और गरीब भी था। आजादी के समय भारत एक, आजादी के समय मतलब आजादी जब हो रही थी, मतलब आजादी से पहले समझ लो,
आजादी से जो पहले था वो गरीब था भारत हमारा, और नवविकसित देश था। नवविकसित का मतलब है जो विकसित नहीं था। दूसरा, विदेश नीति में आर्थिक विकास को प्राथमिक दी गई है। क्या दी गई है? प्राथमिक। प्राथमिक का मतलब पहला पद दिया गया है। किसको दिया है? आर्थिक विकास को दिया है। किसने दिया है? विदेश नीति ने दिया है। जैसे व्यापार, क्या? जैसे व्यापार, विदेश निवेश, जैसे व्यापार मतलब बिजनेस, विदेश निवेश मतलब विदेश में एंटर करना, और सहायता आदि। ठीक है। फिर जो है हमारा पांचवा है राजनीतिक राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या है बताया गया है। भारत एक लोकतांत्रिक और धर्म निरपेक्ष देश है। क्या है? लोकतांत्रिक और धर्म निरपेक्ष देश है भारत। इन मूल्यों को विदेश नीति में भी प्राथमिक दी जाती है। इस इन मूल्यों को भी ना विदेश में प्राथमिक दी जाती है। प्राथमिक का मतलब मैंने बताया आपको, पहले पद का प्रभावी दे जाती है, उसको ही प्राथमिक दी जाती है। किसको दी जा रही है? विदेश नीति ने दी है। किसको? लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता को दी है भारत को। जैसे जैसे कि हमारा है मानव अधिकार और शांति और अहिंसा। किस किस चीजों को दी जाती है प्राथमिक? जैसे मानव अधिकार, शांति और अहिंसा। पांचवा हमने पढ़ लिया। छठा हमारा वैचारिक प्रभाव। वैचारिक प्रभाव में क्या आता है? महात्मा गांधी के विचार। महात्मा गांधी के क्या विचार थे? अहिंसा, सत्य, शांति। फिर जवाहरलाल नेहरू का दृष्टिकोण से गुट निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता और शांति की नीति। जो इन्होंने वैचारिक प्रभाव में महात्मा गांधी के विचार बताए और जवाहरलाल नेहरू का दृष्टिकोण बताया। महात्मा गांधी के विचार में क्या क्या बताया? अहिंसा, सत्य और शांति। और जवाहरलाल नेहरू के दृष्टिकोण में क्या क्या बताया? गुट निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता और शांति की नीति बताई गई है। फिर जो हमारा दूसरा पॉइंट है, भारत की विदेश नीति को समझने के सिद्धांत। थ्योरीजिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो पहला है जो है आदर्शवाद, आइडलिज्म। आइडलिज्म है आदर्शवाद। उसमें क्या क्या आ जाता है हमारा आदर्शवाद में? आदर्शवाद में क्या आता है? नैतिकता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन। क्या है? नैतिकता को फॉलो करो, शांतिपूर्ण को फॉलो करो, सह अस्तित्व रहो और अंतरराष्ट्रीय कानून को भी फॉलो करो। उदाहरण, गुट निरपेक्षता आंदोलन के नेतृत्व मतलब देख रेख में संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भागीदारी ली गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने भागीदारी ली थी। फिर उसके बाद जो आता है हमारा यथार्थवाद, रियलाइज्म। और इसमें क्या आता है? राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। आज के समय में भारत अपनी सुरक्षा, शक्ति और प्रभाव बढ़ाने पर जोर देता है। किस चीज पे भारत जोर दे रहा है? सुरक्षा पे दे रहा है और शक्ति पे जोर दे रहा है। किस चीज के लिए? प्रभाव बढ़ाने के जोर दे रहा है, प्रभाव बढ़ाने पर जोर दे रहा है। जैसे में क्या आएगा? एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका? रक्षा सौदे, परमाणु नीति। किस चीज के? जैसे कि रक्षा सौदे, परमाणु नीति। फिर जो हमारा तीसरा गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता क्या होती है? नॉन अलाइनमेंट। इसमें क्या आता है? शीत युद्ध के समय। किस युद्ध के समय? शीत युद्ध के समय भारत ने अमेरिका या सोवियत संघ की किसी भी गुट का हिस्सा बनने से इनकार किया। किससे इनकार किया था भारत ने? अमेरिका या सोवियत संघ किसी की भी गुट से हिस्सा बनने में इनकार किया था। गुट निरपेक्षता आंदोलन का क्या था? गुट निरपेक्षता आंदोलन का नेतृत्व भारत ने किया था। किसने किया था? गुट निरपेक्षता का आंदोलन भारत ने किया था। NAM ये भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में आप। गुट निरपेक्षता आंदोलन के बाद का नेतृत्व किसने किया है? भारत ने किया है। रणनीति छठा है हमारा, पांचवा रणनीतिक स्वायत्तता मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी। भारत अब किसी भी देश के दबाव में निर्णय नहीं लेता। मतलब किसी के दबाव में वो निर्णय मतलब फैसला नहीं लेता है। कौन नहीं लेता? भारत नहीं लेता। किसी भी देश के कोई भी उन पे जोर नहीं दे सकता। वो अपने ही मर्जी से निर्णय लेते, किसी के दबाव में नहीं लेते। उदाहरण क्या है? अमेरिका के साथ मित्रता होने के बावजूद
अमेरिका के साथ मित्रता होने के बावजूद रूस और ईरान से संबंध बनाए रखना, मतलब क्यों रूस और ईरान से संबंध बनाए, तो क्या इसका मतलब बताया जा रहा है? इसका मतलब ये बताया जा रहा है अमेरिका और रूस में लड़ाई चल रही होगी, पर भी उससे उससे मतलब नहीं है। इंडिया अगर उससे मिल जाएगी रूस से, तभी भी अमेरिका से उसको कोई वो डर नहीं है, जो अमेरिका हमें वो कहेगा जो उससे तुम दोस्ती रख रहे हो तो हम नहीं आपको कुछ भी देंगे, हम आपसे दोस्ती नहीं रखेंगे। उसे कोई निर्णय के लिए कोई दबाव नहीं दिया जा रहा है, उसकी मर्जी है, वो किस इंडिया की मर्जी है, भारत की मर्जी है, वो किसी से भी संबंध बनाए रख सकता है। तो ये बताया जा रहा है इस उदाहरण में। फिर इसके बाद जो तीसरा हमारा है क्या है, आंतरिक और बाहरी आयाम। आंतरिक और बाहरी आयाम, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डायमेंशंस। तो इसमें जो हमारा पहला है आंतरिक आयाम, आंतरिक आयाम क्या होता है, राजनीतिक विचारधारा। राजनीतिक विचारधारा में हर सरकार की विदेश नीति में कुछ अंतर होता है। हर सरकार जो होते हैं ना, कोई भी जो सरकार होते हैं, उस विदेश नीति को ना वो अंतर ही रखते हैं, मतलब अलग अलग रहती है, सबकी अंतर अंतर रहती है। जैसे कि नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता को प्राथमिक दी, मतलब क्या दिया, पहले दिया, पहले पद पे दिया, प्राथमिक का मतलब मैंने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद मोदी सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक पर जोर देती है। मोदी सरकार किस पे जोर देती है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक पर जोर देती है। ये दो नाम याद रखना। और नेहरू जी किस पे देते हैं, आप कमेंट में लिख के बताना। फिर उसके बाद जो है आर्थिक जरूरतें। आर्थिक जरूरतें क्या है, आर्थिक जरूरतें हमारी व्यापार के लिए है। व्यापार, अगर बिजनेस करेंगे तभी तो हमारे आर्थिक जरूरतें रहेगी। निवेश करेंगे और तकनीक की आवश्यकता विदेश नीति को प्रभावित करती है। सुरक्षा नीति, सुरक्षा नीति आतंकवाद, सुरक्षा नीति के बाद बारे में बताया गया, आतंकवाद और सीमा सुरक्षा के लिए पड़ोसी देशों से सख्त या सहयोगी नीति अपनाई जाती है। क्या जाती है, आतंकवाद के लिए हमें दूसरे जो देश, पड़ोसी देश हैं, उसे सख्त और सहयोगी नीति अपनाई जाती है। और जितने भी ये पॉइंट लिख रहा हूं, इसे कमेंट में लिखना, आपको याद भी हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो है हमारा खा जो है बाहरी आयाम। बाहरी आयाम में क्या क्या आ जाता है, वैश्विक वातावरण, जिसमें वैश्विक वातावरण में अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तन, रूस यूक्रेन युद्ध जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का असर भारत की विदेश नीति पर पड़ता है। मतलब बाहरी आयाम मतलब बाहरी लोगों के वजह से हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ा, मतलब बाहरी देशों के वजह से हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ा वो बताया। जैसे अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा हुई है, मतलब उन दोनों ने मिला मिला हुआ है। फिर जलवायु परिवर्तन हुआ, इस वजह से इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा, भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। और रूस और यूक्रेन का युद्ध जो हो रहा है, अभी भी हो रहा था, तो उससे हमारे भारत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो बता रहा है। बाहरी आयाम क्या, बाहरी से आपको क्या क्या नुकसान हो रहे, क्या क्या फायदा हो रहा है। और जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का असर भारत की विदेश नीति पर क्या क्या पड़ता है ये बताया गया। फिर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध क्या है ये, भारत यूएन, ब्रिक्स, क्वाड, G20 आदि में भाग लेता है। कौन लेता है, भारत लेता है। यूएन का मतलब, यूएन और ब्रिक्स का मतलब इसमें आगे बताया गया है, इसकी फुल फॉर्म तो मैं आगे ही बताऊंगा, अभी आप इतना ही याद कर लो। यूएन, ब्रिक्स मतलब, ब्रिक्स मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ना, तो आप BRICS बोल सकते हो। बी से ब्राजील होता है, ऐसे आर से रसिया होता है, आई से इंडिया होता है, सी से चाइना होता है, एस से साउथ अफ्रीका होता है, ऐसी है। ये होता है क्यू से क्वाड्रिलेटर, ऐसे होता है। ये इसकी फुल फॉर्म भी है, तो आगे बढ़ा जाएगा। तो QUAD, इसको क्वाड भी बोल सकते हो, ब्रिक्स होते हैं। और G20 तो अभी हुआ था, आपको पता ही होगा, इंडिया में। तो इसमें भाग कौन लेता है, भारत लेता है। फिर जो चौथा पॉइंट है हमारा, गुट निरपेक्षता से बहुध्रुवीय दुनिया में रणनीतिक भागीदारी तक। किससे, गुट निरपेक्षता से बहुध्रुवीय दुनिया में रणनीतिक भागीदारी तक। फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हमारा जो पहला है गुट निरपेक्षता के दौर। गुट निरपेक्षता का कौन सा समय था वो बताया गया, 1950, 1950, 1950 से लेकर 1990 के बीच शीत युद्ध में भारत ने गुट निरपेक्षता का पालन किया। कब किया था पालन, ये पता चलना चाहिए आपको। 1950 से 1990 के बीच में, 1950 से 1920 के
शीत युद्ध में भारत ने गुटनिरपेक्षता का पालन किया। मैं इसके 3-4 बार आपको ये सन का क्यों बताया जा रहा हूँ, नंबर क्यों बोल रहा हूँ 1950 से 1990, क्योंकि ये आपको याद रहना चाहिए। तो आप कमेंट में भी ये लिखना 1950 से 1990 के बीच शीत युद्ध में भारत ने गुटनिरपेक्षता का पालन किया। आप कमेंट में लिखना कब पालन किया गुटनिरपेक्षता का भारत ने, कब युद्ध, कौन सा युद्ध था वो, और कौन से सन में था, ये आपको लिखना है अभी कमेंट में। और ये टाइम डाल देना, जब ये वीडियो चल रही है उस टाइम पे डाल देना जो इसने, मैं आपके कमेंट देखूंगा। फिर जो दूसरा पॉइंट है, इसका उद्देश्य ये था, क्या उद्देश्य था इसका, कि भारत स्वतंत्रता रूप से निर्णय ले। भारत स्वतंत्रता मतलब किसी के भी दबाव में निर्णय ना ले, अपने स्वतंत्रता रूप से ही निर्णय ले, किसी के दबाव से ना ले, किसी भी महाशक्ति का प्रभाव में ना आए, किसी भी कोई से भी, चाहे कोई भी मतलब उसमें कितनी भी शक्ति हो, कोई से भी देश में कितनी भी ताकत हो, चाहे वो हमसे बड़ा ही क्यों ना हो, पर भी उसके दबाव में हम ना आए, ये बताना चाहे। फिर जो बहुद्रव्यीय दुनिया के बारे में बताया, शीत युद्ध समाप्त होने के बाद, कब, कौन सा युद्ध, शीत युद्ध समाप्त होने के बाद दुनिया एक ध्रुवीय बनी। अमेरिका प्रमुख शक्ति है, अमेरिका कौन है, प्रमुख शक्ति है, और अब बहुध्रुवीय बन रही है। अब बहुध्रुवीय मतलब एक ध्रुवीय बनी, मतलब सिर्फ एक ध्रुवीय बनी, और अब मतलब बहुत सारे ध्रुवीय बन रहे हैं। जैसे चीन, जैसे बहुध्रुवीय में क्या, कौन कौन आ जाएगा, चीन आ जाएगा, रूस भारत आ जाएगा, रूस भारत यूरोप जैसे कई देश वैश्विक राजनीतिक में प्रभावशाली बना रहे हैं। किस में बना रहे हैं, राजनीतिक में प्रभावशाली, वैश्विक राजनीतिक में प्रभावशाली। कौन कौन देश है, याद करो, चीन है, रूस है, भारत, यूरोप। जल्दी कमेंट में लिख दो कौन कौन देश है, चीन, रूस, भारत, यूरोप, किस में बना रहे हैं, वैश्विक राजनीतिक में प्रभावशाली बना रहे हैं। कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि कमेंट में लिखोगे तो याद पक्का हो जाएगा, क्योंकि कमेंट में लिखने से आपको याद रहेगा मैंने कहाँ कमेंट किया था, क्या क्या कमेंट किया था। तो इसी वजह से टाइम स्टैम्प डाल के और कमेंट लिख देना। फिर जो है हमारा तीसरा है हमारा रणनीतिक साझेदारी। रणनीतिक मतलब राजनीतिक वाला, रणनीति बनाते हैं ना, तो वो रणनीतिक साझेदारी, पार्टनरशिप। भारत अब विभिन्न देशों के साथ अलग अलग क्षेत्र में रणनीतिक संबंध बना रहा है। क्या बना रहा है, रणनीतिक संबंध बना रहा है। कौन बना रहा है, भारत बना रहा है। किससे, विभिन्न देशों से। जैसे कि अमेरिका से बना रहा है, तो अमेरिका से किस चीज के लिए बना रहा है, रक्षा और तकनीक के लिए, रक्षा और तकनीक के लिए, जो रक्षा के सामान होते होंगे ये उससे ही लेता होगा भारत, अमेरिका से, और तकनीक। रूस से क्या ले रहा है, हथियार और ऊर्जा ले रहा है, एनर्जी, ऊर्जा का मतलब एनर्जी, ठीक है। जापान से क्या ले रहा है, आधारभूत संरचना। फ्रांस से क्या ले रहा है, परमाणु और सुरक्षा। ऑस्ट्रेलिया, इंडो पैसिफिक सहयोग। कमेंट में लिख दो। जो हमारा पांचवा है, भारत की नई भूमिका। भारत की क्या नई भूमिका है, अब ये देखिए, भारत अब केवल एक विकासशील देश नहीं, क्या नहीं है, अब विकास ही नहीं है उसमें सिर्फ, बल्कि एक उभरती शक्ति है। कौन सी उभरती शक्ति है, जो वैश्विक नीतियों को प्रभावित कर सकता है। क्या कर सकता है, वैश्विक नीतियों को प्रभावित कर सकता है। अब वो सिर्फ विकासशील नहीं रही है, विकासशील तो थी, अब वो भी नहीं, उससे भी ज्यादा उभर रही है, और वो वैश्विक नीतियों को प्रभावित कर भी रही है। तो अब हमारा जो पहला यूनिट है वो खत्म होता है, दूसरे यूनिट पे आते हैं। इकाई सेकंड जो है, यूनिट सेकंड हमारा, बदलते वैश्विक शक्ति समीकरणों में भारत। इसके मुख्य बिंदु मतलब मेन पॉइंट, भारत अमेरिका संबंध। भारत अमेरिका संबंध में क्या क्या पढ़ना है, रक्षा, व्यापार, तकनीक और रणनीतिक। अभी मैंने बताया था ना, अमेरिका क्या क्या देता है, रक्षा, तकनीक बताता है, ठीक है। रक्षा, व्यापार, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी में गहराई। भारत रूस संबंध, भारत और रूस का संबंध बताया गया। पारंपरिक मित्रता, रक्षा सहयोग और ब्रिक्स में साझेदारी। साझेदारी मतलब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब एक साथ मिलके काम जो करते हैं उसमें पार्टनरशिप होती है। साझेदारी समझ लीजिए, फ्रेंडशिप समझ लीजिए आप। भारत और चीन और संबंध क्या है, सीमा विवाद, व्यापार सहयोग और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। फिर उसके बाद हमें ये है जो भूमिका पढ़नी है, इस यूनिट की भूमिका जो है हमारी, इस यूनिट का नाम क्या था, याद करो, बदलते वैश्विक शक्ति समीकरणों में भारत। उसका जो यूनिट है, इस यूनिट की जो भूमिका इंट्रोडक्शन है वो हमें पहले पढ़नी है,
तो इसमें क्या कह रखा है, आज की दुनिया बहुध्रुवीय मल्टीपोलर हो गई है। मतलब बहुध्रुवीय अभी मैंने बताया था ना, जिसमें चीन आ जाता है, जापान आ जाता है और इंडिया आ जाता है, मतलब ऐसे भारत आ जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं। मैंने अभी आपको बहुध्रुवीय का मतलब भी बताया था वहां पे पीछे वाले यूनिट में। तो अब केवल अमेरिका या रूस ही ताकतवर नहीं है, बताया था ना वहां पे, सिर्फ रूस ही और अमेरिका एक ही नहीं है बस जो ताकतवर रहे हैं। अब देखो, बल्कि चीन, भारत, यूरोप संघ, देखो यहाँ बता रहे हैं ना, भारत, चीन, यूरोपीय और संघ आदि देश भी वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। कौन उभर रहे हैं? चीन, भारत, यूरोप, और भी बहुत देश हैं, औरों का नाम नहीं ले रखा है, आदि दे रखा है, तो मतलब और भी देश हैं, चीन, भारत, यूरोप, या आप ये भी लिख सकते हैं। और नोट्स तो बेहतर ही है, यही नोट्स लिख के आएंगे तब तो नंबर कम आएंगे ही नहीं। फिर उसके बाद भारत भी इन बदलते समीकरणों में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। इन्हीं समीकरणों को देख देखते, ये जो बदल रहे हैं ना समीकरण, मतलब बदलते इन्वायरमेंट, बदलते वातावरण को देखते हुए वो भी अपनी भूमिका, मतलब इंट्रोडक्शन को अच्छा कर रहा जा रहा है। भूमिका मतलब उसका जो रोल है भारत का, उसे वो अच्छा करा जा रहा है, को मजबूत मजबूत बना रहा है, यानी स्ट्रोंग बन रहा है वो, और हर देशों से कम्पीट भी कर रहा है, मतलब कंपटीशन भी कर सकता है, इतना देश मजबूत बन रहा है। कंपटीशन का मतलब है उससे पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी चीज में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और किसी से भी अब वो हार नहीं सकता, अब वो इतना मजबूत बन चुका है। तो इन सब में वो भी सम्मिलित हो रहा है, मतलब सहयोग कर रहा है वो भी सब चीजों में। फिर इस इकाई में भारत के 3 प्रमुख देश हैं। कौन कौन है ये आपको पहले पता चलना चाहिए। अमेरिका है, रूस है और चीन है, के साथ संबंधों का समझा गया है। मतलब जो है अमेरिका और रूस और चीन के बारे में ही संबंध जो है ना भारत के, उसको समझाया गया इस वाले यूनिट में। तो जैसे हमारा ये है, पहला है भारत अमेरिका संबंध। तो हमारे भारत अमेरिका के संबंध, इंडिया यूएसए रिलेशन के बारे में हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था ना, जो भारत और अमेरिका के रिलेशन के बारे में बात करेगा, फिर भारत और रूस के बारे में बात करेगा, फिर भारत और चीन के बारे में संबंधों के बारे में बात करेगा। तो वैसे ही भारत अमेरिका संबंधों के बारे में बात करिए, इंडिया यूएसए रिलेशनशिप के बारे में बात करिए, रिलेशंस। इसका जो पहला है हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब जो पुरानी ऐतिहासिक, मतलब हिस्ट्री वाली बात है, उसकी ये बताई गई है। शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध ठंडे थे। शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध ठंडे थे, क्योंकि भारत गुटनिरपेक्षता था और रूस के करीब था। 1990 के बाद संबंधों में सुधार हुआ, खासकर 2000 के दशक में। क्या है? 1990 के बाद संबंधों में सुधार हुआ, खासकर 2000 के दशक में। कब हुआ? 1990 के बाद। 1990 के बाद और 2000 में खासकर अच्छे से उन इंडिया और यूएसए में रिलेशन अच्छे बने। फिर उसके मुख्य क्षेत्र बताए गए हैं। मुख्य क्षेत्र में पहला आ जाता है हमारा रक्षा। रक्षा में क्या है? भारत और अमेरिका के बीच कई रक्षा समझौते हुए हैं, जैसे लेमो, लेमो बोल सकते हो आप, LEMOA, कोम काशा, कोम काशा, मतलब इसे शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए, ऐसे ही बोलने के लिए, याद करने के लिए, याद रखने के लिए आप कमेंट में लिख देना। कोम काशा का मतलब COMCASA आदि हुए हैं। फिर भारत अमेरिका और भारत को उत्तरत हथियार, ड्रोन और रक्षा तकनीक देता है। क्या देता है? हथियार देता है, ड्रोन देता है और रक्षा तकनीक भी देता है। फिर दोनों देश क्वाड है, जैसे क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में सहयोग कर रहे हैं। फिर आर्थिक संबंध के बारे में बताया गया। आर्थिक संबंध में कौन कौन है? आर्थिक संबंध में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। मैंने बोला था ना, जो हमारा जो भारत है वो अमेरिका से ज्यादा जुड़ा हुआ है, तब भी उसके दबाव में, उसके वजह से किसी से हम रिलेशनशिप खराब नहीं करते। इस वजह से इसको बताया गया है, जो किसी के दबाव में, और भारत किसी के दबाव में कुछ भी नहीं करता है। तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारतीय आईटी कंपनियां, जो भारतीय की आईटी कंपनी है, वो अमेरिका में बड़ी भूमिका निभाती है। अमेरिका में जो है भारतीय आईटी कंपनीज बड़ी भूमिका निभाती है। फिर उसके बाद जो हमें बता रखा है परमाणु सहयोग। परमाणु सहयोग कितना है? देखो, भारत और अमेरिका के बीच में, ये देखो 2008 में भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील हुई। कब हुई थी? 2008 में। जल्दी लिखो क्या हुआ था 2008 में।
इसी टाइम स्टैम्प पे डाल के सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी भारत और अमेरिका के बीच में 2008 में, जिसने वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति मजबूत कर दी। किस पे कर दी? वैश्विक मंचों पर किसकी स्थिति मजबूत करी है? भारत की मजबूत करी है। फिर शैक्षिक शैक्षिक और प्रवासी प्रवासी संबंध, शैक्षिक और प्रवासी संबंध में क्या बता रखा है? लाखों भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। जो बहुत सारे छात्र हैं ना, वो जागते हैं अमेरिका में पढ़ने के लिए, ये बता रखा है इसमें। शिक्षा के बारे में बता रखा है, और प्रवासी मतलब रहने के बारे में। अमेरिका में भारतीय मूल मूल के कई लोग प्रभावशाली पदों पर हैं। मतलब वो अमेरिका में जो भारतीय लोग हैं ना, वो कई अच्छे अच्छे पदों पे हैं। अब आप उसे ही देख लीजिए, सुंदर पिचाई, वो भी है ना दूसरे देश में ही, अपना अमेरिका में ही है, कहीं पे भी है, जहाँ पे भी है। गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, और वो कहाँ का है? भारतीय का है। तो ऐसी वो अच्छे पदों पे होते हैं, चाहे वो भारतीय हों। तो ऐसी अमेरिका में वो सुंदर पिचाई है। फिर उसमें चुनौतियां क्या क्या आती है हमारी, जो भारत और अमेरिका के बीच में, ये देखिए। वीजा नीति तो जानते होंगे, वीजा जो हम ले जाते हैं, वीजा बनाना पड़ता है जिससे हम दूसरे देश में जा सकेंगे, ट्रैवल कर सकते हैं। व्यापार बिजनेस का शुल्क लेना पड़ा। रूस से भारत की निकटता, रूस की, मैंने क्या बताया था, रूस से भारत निकटता होती है, तो उससे उसको अमेरिका को थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि अमेरिका और रूस में टक्कर चल रही है, या चल रही हो थी पहले, या अब की बात है। और मानव अधिकार जैसे मुद्दों पर मतभेद होते हैं। ये चुनौतियां हैं, ये गलत नेगेटिविटी जैसी चीजें हैं ये। फिर जो दूसरा हमारा है, भारत और रूस संबंध मतलब बताया गया, इंडिया रसिया रिलेशंस। तो इसमें भी हम पहला जो पढ़ेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में ही पढ़ेंगे, मतलब हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा हिस्ट्री में क्या क्या रिलेशन थे इसके। तो भारत और रूस पूर्व सोवियत संघ के संबंध पारंपरिक और घनिष्ठ रहे हैं, मतलब अच्छे रहे हैं। पूर्व सोवियत संघ के संबंध और घनिष्ठ रहे हैं। शीत युद्ध में सोवियत संघ ने भारत का लगातार समर्थन किया। किसमें? शीत युद्ध में सोवियत संघ ने भारत का लगातार समर्थन किया, विशेषकर 1971 युद्ध में, 1971 में। फिर इसके भी मुख्य क्षेत्र बताए गए हैं। रक्षा सहयोग का कितना हुआ है? भारत के 60% कितने परसेंट? भारत के 60% से अधिक हथियार रूस से आते हैं। कहाँ से आते हैं? रूस से आते हैं। कितने परसेंट आते हैं? कमेंट में लिख दीजिएगा। 60% आते हैं। तो आपका टाइम स्टेप डाल के कमेंट में लिखना है, मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं। आपको जो मेन पॉइंट लगे ना, वहां पे कमेंट कर देना। इसके बाद अब मैं नहीं बोलूंगा, आपको खुद ही लिख देना टाइम स्टैम्प पे डाल के। और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो फिर उसके बाद जो हमें भारत के 60% कहाँ से आते हैं? हथियार रूस से आते हैं। फिर भरोसे मिसाइल, सुखोई फाइटर जेट्स जैसे प्रोजेक्ट्स में रूस की भागीदारी है। किसमें? रूस की भागीदारी है। फिर ऊर्जा क्षेत्र में क्या है रूस और भारत का? रूस और भारत को परमाणु रिएक्टर कुंडन कुलम कुंडन कुलम और तेल गैस आपूर्ति करता है। क्या करता है? तेल गैस भी आपूर्ति करता है, और परमाणु रिएक्टर भी आपूर्ति करता है। कौन करता है? कौन करता है? जल्दी 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 जल्दी। रूस और इंडिया के बीच में जो संबंध है, तो रसिया ही करता होगा। रूस भारत को परमाणु रिएक्टर भी देता है, और तेल गैस की आपूर्ति भी करवाता है। फिर साझा मंच के बारे में बताया गया। साझा मंच के बारे में, भारत और रूस ब्रिक्स, ब्रिक्स मैंने बताया था ना आपको, ब्रिक्स SCO, इसके बारे में अभी आगे आपको फुल फॉर्म पता चल जाएगी। SCO का फुल फॉर्म, ब्रिक्स की फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म में इसके नाम ले रहा, कोई इसका नाम फिक्स नहीं है, ब्रिक्स ही है। तो मैं इसको ऐसे याद करने के लिए, ब्रिक्स, सोशियो और G20 तो आप जानते हैं, G20 में भी साझेदार है। हालांकि बोल रहा हूँ, गलती से बोल दिया। हाल की चुनौतियां हाल की चुनौतियां, रूस का चीन के साथ बढ़ता गठबंधन। रूस का चीन के साथ गठबंधन हो रहा है, तो फिर इंडिया और भारत और चीन का क्या चलता है? लफड़ा। तो आपको पता ही है, इस वजह से है चुनौतियां हैं। भारत का अमेरिका की ओर झुकाव, ठीक है। फिर देखो, भारत का अमेरिका से हो रहा है, तो फिर उसके वजह से रूस को भी तकलीफ हो। तो चुनौतियां हैं, नेगेटिविटी चीज है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिम देशों का दबाव,
किस किसके युद्ध के बाद? देखो, रूस और यूक्रेन की युद्ध हुई थी, उसके कारण ना पश्चिम देशों का दबाव बन चुका था। तो ये बता रखा है इसमें। फिर संतुलन नीति बताई गई है, भारत रूस से संबंध बनाए रखते हुए अमेरिका और यूरोप से भी अच्छे संबंधों की नीति अपनाना है। इसे रणनीतिक संतुलन, स्ट्रेटेजिक बैलेंस कहते हैं। क्या कह रहा है ये? भारत और रूस से तो संबंध बना ही रखा है, पर अमेरिका और यूरोप से भी अच्छे संबंध बना रखे हैं। ये नहीं है जो सिर्फ भारत और भारत ने रूस के ही साथ अच्छे संबंध बना रखे हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे बना रखे हैं, यूरोप के साथ भी अच्छे रहे। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये कमेंट में लिखना है आपको। रणनीतिक संतुलन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक बैलेंस कहते हैं इसे। तो फिर हमारा ये तो दूसरा हो गया खत्म। किसके साथ था? हमने जो दूसरा पहला किससे पढ़ा था? भारत का किसके साथ संबंध था? अमेरिका के साथ। दूसरा किसके पास साथ पड़ा है? भारत और रसिया के साथ। फिर जो तीसरा पढ़ रहे हैं हम, भारत चीन संबंध, मतलब इंडिया इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी क्या पढ़ेंगे? हमने क्या पढ़ा था उस टाइम पे भी पहले? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब हिस्ट्री के बारे में। 1950 के दशक में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चलता था। ये तो आपको भी पता है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चलता था पहले। वो दोस्तों को भी हिंदी चीनी भाई भाई नारा सुना होगा आपने। तो ये कौन से दशक में हुआ है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 1950 के दशक में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चला। फिर 1962 में भारत चीन युद्ध ने संबंधों में दरार डाली। 1962 में जब चाइना और भारत का, चीन और भारत का ना युद्ध हुआ था, तो इनके जो संबंध थे उसमें दरार आ गई, मतलब लफड़ा हो गया था। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में कटाव आ गया था, अच्छे रिलेशन नहीं रहे। फिर वर्तमान संबंध के बारे में बताया गया है, व्यापार के बारे में बताया इसमें भी। चीन भारत का सबसे बड़ा आयातक देश है। सबसे बड़ा चीन कौन है? सबसे बड़ा भारत का ना आयातक देश है, जिसमें हमें क्या क्या देता है वो? मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आदि जैसी चीजें देता है। व्यापार असंतुलन तलन के बारे में भी बताया गया है। भारत ज्यादा आयात करता है। किससे करता है? चीन से करता है। चिंता का विषय है ये, चिंता का विषय है, ये लिखा है इसने, चिंता का विषय, क्योंकि हम चाइना से बहुत ज्यादा सामान, या आप ये भी कह सकते हैं व्यापार करते हैं। तो इस वजह से ये भी चिंता का विषय है। फिर सीमा विवाद के बारे में भी बताया गया। जो सीमा के विवाद है, मतलब बॉर्डर के विवाद होते हैं, उसमें लद्दाख जो है हमारा, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, आपने बहुत सा सुना होगा। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जो है हमारा, लद्दाख हमारा कौन लद्दाख है हमारे इंडिया का, और अरुणाचल प्रदेश भी है हमारे इंडिया का ही। जैसे क्षेत्रों में विवाद भी हुए थे कि सीमा के बॉर्डर के वजह से। फिर 2020 में गलवान घाटी झड़पों के बाद तनाव बढ़ा। किसमें? 2020 के बाद जो है, गलवान घाटी झड़पों के बाद ना तनाव बढ़ गया था। किसके बीचों में? इंडिया, भारत और चीन के संबंधों के बीच में। फिर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बारे में भी बता रखा है। चीन सीपीईसी का मतलब है, सीपीईसी जो है हमारा, चीन सीपीईसी पाकिस्तान के जरिए और ओबीओआर जैसे परियोजनाओं से भारत को घेरने की कोशिश करता है। कौन करता है? सी चीन सीपीईसी, इसमें पाकिस्तान के जरिए और ओबीओआर जैसी परियोजनाएं नाओं से भारत को घेरने की कोशिश की। फिर भारत इंडो पैसिफिक, आपने उस टाइम पे भी पढ़ा था। भारत इंडो पैसिफिक नीति को अपनाता है। किसने ये करा था? मोदी सरकार ने। तो इंडो पैसिफिक नीति और क्वाड के जरिए जवाब देता है। किसके द्वारा जवाब देता है? आपने बहुत बार सुन लिया है क्वाड, इसके बारे में अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे एनएसजी का फुल फॉर्म दे रखा है ना, वैसे क्वाड की भी फुल फॉर्म आएगी, और सबकी आएगी फुल फॉर्म। के जरिए जवाब देता है। किसके जरिए देता है? क्वाड के जरिए देता है। भारत इंडो पैसिफिक नीति और क्वाड के जरिए जवाब देता है। बहुपक्षीय और मंचों पर टकराव, ठीक है। तो इसमें जो हमारा चीन है, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की सदस्यता का विरोध करता है। किस चीज का? एनएसजी
के में भारत की सदस्यता का, एनएसजी में अगर वो भारत है ना, उस चीज का सदस्य है भारत, तो उस चीज में विरोध करता है, कौन करता है? चीन करता है विरोध। मतलब वो उस चीज को अच्छा नहीं मानता है जो उसमें वो जुड़े हुए हैं, सदस्य बन रखे, इस बात का वो विरोध करता रहता है, चीन करता रहता है। भारत भी चीन की नीतियों पर आपत्ति जताता रहता है, भारत भी जो है वो भी चीन की नीतियों पे आपत्ति जताता रहता है। नीतियां मतलब रूल्स, ठीक है, स्ट्रेटेजीज, तो ये उस उनकी भी नीतियों को भारत आपत्ति जताता रहता है। इनकी भी चुनौतियों के बारे में हमें पढ़ना है। सीमा पर भरोसे की कमी, सीमा पर भरोसे की कमी है भाई, ट्रस्ट वर्दी नहीं है सीमा पे वो बंदे। चीन का पाकिस्तान को समर्थन, चीन का पाकिस्तान को समर्थन, अभी भी आपने पहलगाम अटैक में देखा होगा, तो चीन ने ही उन्हें जो मिसाइल और गन्स या जो भी हैं, मतलब हथियार जो भी हैं, अच्छी अच्छी जो भी चीजें, वो किसने दी थी पाकिस्तान को? चीन ने ही दी थी। तो आपको ये तो पता ही चल गया होगा चीन का पाकिस्तान को कितना समर्थन है। साइबर सुरक्षा, जल संसाधन और आर्थिक प्रतिस्पर्धा, साइबर सुरक्षा और जल संसाधन और आर्थिक प्रतिस्पर्धा। फिर कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है इस यूनिट का? इस यूनिट का नाम लिख देना। निष्कर्ष क्या है इस कंक्लूजन? भारत इन तीनों शक्तियों, कौन कौन तीन शक्ति है, किस किस के साथ संबंध बताया था हमने? पहले अमेरिका के साथ, फिर रूस और चीन के साथ, अलग अलग तरह से संबंध बनाए रखता है, अलग अलग। देखा ही होगा आपने, पढ़ा ही अभी, तो कैसे कैसे संबंध बना रखा था उसने, आपने सुना। फिर भारत की विदेश नीति का मूल लक्ष्य क्या है? देखो मूल लक्ष्य क्या है, रणनीतिक संतुलन और स्वायत्तता, ताकि वह किसी भी एक देश पर निर्भर ना रहे। देखो अगर वो लड़ता ही रहेगा हर देश से, तो और अगर एक ही देश पे निर्भर भी हो गया तो फिर तो दिक्कत है ना। तो वो हर से दोस्ती यारी बनाए रखता है, निर्भर नहीं होता किसी पे, वो किसी के दबाव में नहीं आता है। तो वही बता रखा है, ताकि वह किसी भी एक देश पर निर्भर ना हो। भारत आज वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और इन बदलते समीकरणों में संतुलित भूमिका निभा रहा है। ठीक है, आज के समय में वैश्विक शक्ति बनने के लिए भारत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और बदलते समीकरणों के संतुलित भूमिका भी निभा रहा है। जो हमारा है तीसरा यूनिट, इकाई 3, दक्षिण एशिया में भारत, मुद्दे और चुनौतियां, ये पढ़ना है हमें इकाई 3 में। तो दक्षिण एशिया में भारत, मुद्दे और चुनौतियां, तो हमारा जो मुख्य बिंदु है, मतलब मेन पॉइंट्स है, उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? सीमा प्रवासन और शरणार्थी संकट, उसमें क्या पढ़ना है हमें? बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, नेपाल के साथ सीमाई समस्या और प्रवासन का मुद्दा। फिर जो है क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन में क्या क्या पढ़ना है? SAARC, मतलब सार्क, आप मतलब नाम बोल सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया कैसे, मैं क्यों बोलता हूँ। और बीम स्टैक, मतलब बीम स्टैक, BIMSTEC के जरिए भारत क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। फिर हमें इस वाले यूनिट में भी भूमिका पढ़नी है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो इसमें इंट्रोडक्शन क्या बता रखा है? दक्षिण एशिया मतलब साउथ एशिया में भारत सबसे बड़ा और सामरिक रूप से सबसे प्रभावशाली देश है। कौन है दक्षिण एशिया में? कौन है सबसे बड़ा सामरिक रूप से सबसे बड़ा प्रभावशाली देश? कौन है? भारत है। कमेंट में लिख दो। इस क्षेत्र में भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है? देख लो भाई, इस क्षेत्र साउथ एशिया में, इस क्षेत्र में कौन कौन पड़ोसी देश रहेंगे, ये आपको याद करना है। देखो इंपॉर्टेंट है बहुत। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और मालदीव है। कौन कौन है पड़ोसी देश? लिखो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव, ठीक है। फिर भारत को इस क्षेत्र में सीमा विवाद, प्रवासन, शरणार्थी संकट और क्षेत्रीय संगठनों में नेतृत्व का मतलब मैंने आपको बताया था, देख रेख जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर जो हमें से में पहला पढ़ना है, सीमा प्रवासन और शरणार्थी संकट। सीमा का मतलब बॉर्डर, प्रवासन का मतलब माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर बाद, रुको। शरणार्थी संकट का मतलब रिफ्यूजी। तो सीमा विवाद के बारे में जो बता रखा है भारत और पाकिस्तान के बारे में, जम्मू कश्मीर
ठीक है, जम्मू कश्मीर आपने बहुत ही सुना होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा के लिए विवाद होता रहता है। और एलओसी, एलओसी का मतलब आज तक आपको पता नहीं होगा, पर मैं आज बता देता हूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, और किसी को पता भी होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो आप पता चल गया। एलओसी के फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव। इस पे एलओसी पे भी आप सुनते होंगे, एलओसी पे भी तनाव, एलओसी पे भी तनाव, जम्मू कश्मीर पर भी तनाव, किसके बीच में? भारत पाकिस्तान के बीच में। कारगिल युद्ध पे आतंकवाद और सर्जिकल स्ट्राइक प्रमुख मुद्दे हैं ये सब। फिर उसके बाद जो भारत चीन के उसमें है, भारत चीन जो है हमारा, उसके बारे में बता रखा है किस किस चीज का वो है हमारा। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, ये अभी हमने उधर भी पढ़ा था पीछे भी, चुनौतियों में भारत और चीन के संबंध में। भारत लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के जो हमने पढ़ा था। तो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जिसमें एलएसी पर विवाद, एलएसी पर विवाद, देखो इसमें फुल फॉर्म नहीं दे रखी तो आप एलएसी याद रख सकते हैं, एलएसी पर विवाद। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष, ये हमने अभी पढ़ा था उसमें, गलवान घाटी याद है? गलवान घाटी कहाँ पढ़ा है? संबंध वाले में। 2020 में गलवान घाटी में संघर्ष जो हुआ था भारत और चीन के बीच में, जो हुआ था इन दोनों के बीच में, वो बता रखा है। फिर भारत और नेपाल के बारे में बता रखा है, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धुरा जैसे क्षेत्रों पर दबाव, इन सब पे दबाव है। फिर भारत और बांग्लादेश के बारे में बता रखा, भूमि सीमा समझौता 2015 के बाद अधिकांश विवाद सुलझे भी हैं, पर नदी जल बंटवारा, जैसे तिस्ता नदी, कौन सी नदी थी? तिस्ता, ये याद रखना, जैसे तिस्ता नदी अब भी समस्या बनी हुई है। ये किसके बीचों में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब मैंने आपको बोला था ना माइग्रेशन का मतलब मैं बताऊंगा, तो जो है हमारा प्रवासन का मतलब होता है माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उसे माइग्रेशन कहते हैं। तो माइग्रेशन का मतलब तो आप समझ गए। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? आर्थिक और सामाजिक कारणों से भारत में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से प्रवासी आते हैं। अब देखो इसने क्या कहा, आर्थिक कारणों की वजह से और सामाजिक कारणों के वजह, पैसों की तंगी की वजह से और समाज के लोगों के वजह से, जो बांग्लादेश के व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो भारत के अंदर आते हैं। नेपाल के लोग हैं वो भी भारत के अंदर होते हैं, म्यांमार के बंदे हैं वो भी प्रवासी करने आते हैं, प्रवासी मतलब रहने आते हैं। कहाँ रहने आते हैं? भारत में रहते हैं, आते हैं। किस वजह से आते हैं? वो सब उधर से किसी भी जो है हमारे बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से क्यों आ रहे हैं? वो आर्थिक और सामाजिक के कारणों के वजह से। इससे नागरिकता संसाधनों का बोझ, और इससे क्या क्या हो रहा है? देखो नागरिकता और संसाधनों संसाधनों का बोझ और आंतरिक राजनीतिक प्रभावित होती है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो है शरणार्थी संकट, तिब्बती शरणार्थी 1959 में दलाई लामा के साथ तिब्बत से भारत आए। कौन आया? दलाई लामा के साथ तिब्बत से भारत में आए। श्रीलंका के तमिल व्यक्ति थे ना शरणार्थी, और 1980 से 2009 तक तमिल संघर्ष के कारण तमिलनाडु में बस गए। वो तमिलनाडु में कौन बसा था? कब बसा था? 1980 में बसा था। 1980 से लेकर 2009 तक कौन बसा था? श्रीलंका के जो तमिल के व्यक्ति थे, श्रीलंका में तमिल वाले बंदे रहते हैं, उसमें ही आए थे जो, तो वो भारत में बसने आए। कहाँ पे बसने आए? तमिलनाडु में ही बसने आए होंगे, तमिलनाडु में आए। फिर रोहिंग्या मुस्लिम होते हैं, कि रोहिंग्या मुस्लिम, वो जानते होंगे, मुस्लिम जो कास्ट के होते हैं वो जानते होंगे, रोहिंग्या मुस्लिम होते हैं। वो भी म्यांमार से भागकर भारत आए, म्यांमार से भागकर आए थे वो भारत। सुरक्षा और मानव अधिकारी दोनों की बहस की वजह से, सुरक्षा भी नहीं थी और मानव अधिकार भी नहीं मिल रहा था उनको, इस वजह से, उस बहस की वजह से म्यांमार के जो लोग थे मुसलमान, कौन से मुसलमान थे वो, कौन से मुस्लिम थे वो? रोहिंग्या मुस्लिम। तो वो कहाँ आए? भारत में आए। और कहाँ से आए थे? म्यांमार से आए थे। इतने डिटेल में बता रहा हूँ, देखो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और जितने भी आपके जो दोस्त है ना उन सबको भेज देना, और लाइक तो ठोक देना, और कमेंट तो मैं जिस टाइम पे कह रहा हूँ आपको करते रहना है, आपको टाइम स्टैम्प डाल के। ठीक है। और शेयर जितना भी कर सकते हो उतना करो, उतना करते रहो, बस भरते रहो। और
इस बेल आइकन को भी दबा लो, सब्सक्राइब के बगल में ही है बेल आइकन को, क्योंकि और वीडियोस आएंगे। और आपको ये भी लिखना है, अगर कोई सी चाहते हो आप वीडियो, कोई सी भी चाहते हो, वो वीडियो के लिए आपको बस लिखना है कमेंट में, भाई मेरे को ये वाली वीडियो चाहिए सर, मेरे को ये वाली चाहिए, तो मैं आपको लिए बना दूंगा वीडियो। फिर जो हमारा क्षेत्रीय संगठन के बारे में बता रखा है, SAARC, मतलब सार्क बोलता हूँ और बिमस्टेक्स बोलता हूँ, में भारत की भूमिका क्या क्या रही है। तो सार्क का मतलब, अब देखो मैं बताता हूँ आपको क्या बता रखा है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना कब हुई है? 1985 में। इसके सदस्य देश कौन कौन है? SAARC के सदस्य देश, और ये पहले स्थापना पता करो 1985 में, ये लिख दो कमेंट में। सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। फिर भारत की भूमिका भी बता रखी है। भारत सबसे बड़ा देश है, वो तो है भाई, भारत तो सबसे बड़ा देश है, लेकिन पाकिस्तान से तनाव के कारण सार्क निष्क्रिय हो गया है। सार्क सम्मेलन कई बार स्थगित हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान की वजह से। फिर चुनौतियां भी बता रखी है इसमें भी। आपसी विवाद किसके, विशेषकर किसके होगा, तुम भी बताओ। भारत और किसके हो सकते हैं? पाक के बीच में, पाक का मतलब पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के संबंध के वजह में आपसी विवाद के वजह से चुनौतियां क्रिएट होती है, मतलब बनती है। निर्णय लेने के लिए निर्णय मतलब फैसला लेने की प्रक्रिया धीमी होने के कारण, किसकी वजह से धीमी होती है? इन्हीं के वजह से, भारत और पाकिस्तान के संबंध के वजह से। चीन को सदस्य बनाने पर विवाद, चीन को सदस्य बनाने पे भी विवाद है, ठीक है, चीन भी हमसे थोड़ा वो है, तो इस वजह से विवाद है हमें। तो फिर जो दूसरा है, हमें बीम स्टैक्स, हम बीम स्टैक के बारे में अभी हमने किसके बारे में पढ़ा है, देखो सार्क के बारे में। इसकी फुल फॉर्म याद है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बढ़िया है, शायरी भी बढ़िया बन रही है इसकी, और 1985 में उसका स्थापना हुआ है। फिर बीमस्टेक का फुल फॉर्म पढ़ते हैं हम। बीमस्टेक का बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब सबसे पहले जो इनिशिएट करता है, मतलब सबसे पहले जो अपना कुछ भी मतलब स्टार्ट करता है, उसे इनिशिएटिव कहते हैं। फॉर मल्टी सेक्टरल, मतलब बहुत सारे सेक्टर, मल्टी मतलब बहुत, और एक होता है तो वन कहते हैं, मल्टी मतलब बहुत सारे। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, इकोनॉमिक आर्थिक मतलब कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, ठीक है। उसमें स्थापना इसकी बताई गई है 1997, 1997। आप पहले ये बताओ, जो सार्क की स्थापना थी वो कब थी? अब वो कमेंट में लिख के जाओ। और फिर ये बताओ, ये जो भीम स्टैक है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1997 में। देखो टाइम टाइम पे मैं याद भी दिलाता रह रहा हूँ, मैंने पीछे क्या पढ़ा है, पीछे पढ़ा के ये नहीं जो भूल जाओ, पीछे पढ़ा के याद दिलाते रहो, रिवाइज करवाते रहो, तो इससे याद रहता है। और आपको कमेंट भी करवाने के लिए बोलो, कमेंट से याद रहेगा। स्थापना कब हुई है भीम स्टैक की? 1997 में। सदस्य देश कौन कौन से? इसके सदस्य देश कौन कौन से? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। इसमें भी भारत की भूमिका देखी गई है। बीम स्टैक में पाकिस्तान नहीं है, बीम स्टैक में पाकिस्तान नहीं है। अब तुम बताओ, बीम स्टैक में पाकिस्तान नहीं है तो क्या भारत का आप खुद ही क्वेश्चन बोलो, जो भारत बीम स्टैक से जुड़ा रहेगा या सार्क से जुड़ा रहेगा? बताओ, लिख के बताओ कमेंट में। बीम स्टैक से जुड़ा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं है उसमें, इसलिए भारत इस इसी सार्क का विकल्प मानता है। एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसने बनाई थी? नरेंद्र मोदी ने। एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी ने बनाई थी। और एक और कुछ था नाम, वो लिख देना। के तहत भारत बीम स्टैक को प्राथमिक देता है। प्राथमिक का मतलब क्या देता है? पहला पद देता है। मैंने आपको प्राथमिकता बताई थी ना, पहला पद देना। उद्देश्य क्या क्या है इन सब, इसके जो है बीम स्टैक के उद्देश्य क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, किस वजह से किया जा रहा है ये इसका उद्देश्य एक ही है, एक नहीं है, मतलब बहुत सारे। एक ही का मतलब ये है, जो मतलब बहुत सारे आ जाएंगे उसमें। उद्देश्य ये है व्यापार करना, परिवहन करना, कनेक्टिविटी करना, ऊर्जा, आतंकवाद विरोधी सहयोग आदि करना, ठीक है। फिर उसके बाद जो भारत की क्षेत्रीय रणनीति, इंडियाज रीजनल स्ट्रेटेजी, इसमें क्या आता है? देखो, नेबरहुड फर्स्ट नीति, नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत मैं बात कर रहा हूँ। नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत मोदी सरकार ने 2014 से पड़ोसी देश के साथ संबंध सुधारने के लिए ये नीति अपनाई है। 2014 में पड़ोसी देश के साथ संबंध बनाने के संबंध सुधारने
सुधारने के लिए ये नीति बनाई है। क्या नीति बनाई है बता दो आप, चलो। पड़ोसी देशों के नेताओं को भारत आने का निमंत्रण दिया गया, किसके तहत? भारत की क्षेत्रीय रणनीति के तहत। के अंदर जो है नेबरहुड फर्स्ट नीति, उसके तहत। मैं जानबूझ के देख रहा हूं तुम्हें पता या नहीं पता। भारत की क्षेत्रीय रणनीति के अंदर जो नेबरहुड फर्स्ट नीति है, उसके तहत पड़ोसी देशों के नेताओं को भारत आने का निर्माण दिया गया है। ठीक है, अब तो ढंग से याद ही हो गया होगा। फिर जो प्रोजेक्ट और मदद, मदद, मदद हो या मदद कह दो, वैसे तो मदद कहते रहते हैं पर मदद लिखा हुआ है, मदद लिखा जाता है पर मदद कहते हैं। फिर इसमें प्रोजेक्ट और मदद के बारे में बताया गया है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे, ढांचे, कंचेनी ढांचे, सड़क, बिजली, स्कूल के निर्माण में भारत की भागीदारी। किस चीज में? सड़क, बिजली, स्कूल में। किसकी किसकी भागीदारी हो रही है भाई? कौन मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? भागीदारी मतलब पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? निर्माण करने के लिए भारत कर रहा है। किन के उसमें? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान की बुनियाद ढांचे बनाने में, कंचेनी ढांचे बनाने में। बांग्लादेश और नेपाल के साथ ऊर्जा साझा करना। बांग्लादेश और नेपाल को ऊर्जा साझा करना मतलब पार्टनरशिप करना, मतलब उसको बांटना, मतलब उसको देना ऊर्जा। किसको देना? बांग्लादेश और नेपाल को। कौन दे रहा है? भारत दे रहा है। प्रमुख चुनौतियां, मेजर चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंज, जो चैलेंज है इसके बीचों में। अब देखो किसके क्या क्या बता रखा है वो ध्यान से पढ़ो, पॉइंट वाइज है। पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और सीमा पर संघर्ष, ये तो आपको पुक्का एकदम कनेक्ट हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा। फिर जो है हमारा बांग्लादेश के साथ तिस्ता नदी जल विवाद, ही अभी हमने पढ़ा था ना। बांग्लादेश के साथ वैसे तो सुधर गए हैं रिलेशनशिप, पर किसके वजह से अभी भी बिगड़े हुए हैं? तिस्ता नदी के जल के वजह से। तो फिर उसके बाद है चीन की दक्षिण एशिया में घुसपैठ। चीन जो है दक्षिण एशिया में घुसपैठ कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है। जैसे श्रीलंका का हवन, हवन टोटा बंदरगाह, बंदरगाह मतलब होता है याद नहीं आ रहा मेरे को, जो होता है पोर्ट, पोर्ट कहते हैं, जिसमें मतलब सामान ले जाते हैं जहाज से, उससे कहते हैं बंदरगाह। फिर सार्क का निष्क्रिय होना और बिमस्टेक की सीमाएं, अवैध प्रवास और आंतरिक सुरक्षा को खतरा। ठीक है, फिर निष्कर्ष क्या निकलता है इस यूनिट का? अब इस यूनिट का नाम लिख के जाना, इस यूनिट का नाम लिख के जाना। देखो भाई मैं लिखवाता रहूंगा, कमेंट में लिखते जाना। कंक्लूजन, निष्कर्ष और कंक्लूजन क्या निकलता है? दक्षिण एशिया में भारत को एक जिम्मेदार नेतृत्व करता है। क्या कह रहा है ये? देखो दक्षिण एशिया ये कहता है जो भारत है ना एकदम जिम्मेदार इंसान है। अभी समझ लो इंसान तो नहीं है पर जिम्मेदार बोल रहा हूं मैं, नेतृत्व है मतलब देख रेख करने के लिए सबसे अच्छा भारत है। दक्षिण एशिया कहता है, लीडर है, रीजनल लीडर है, बढ़िया वाला लीडर है वो। रीजनल लीडर रहेगा किस चीज का? दक्षिण एशिया का। भारत रहा है वो कह रहा है ऐसा, जिम्मेदार इंसान है। ऐसे कहते हैं ना हम, जिम्मेदार है, बहुत अच्छा लड़का ये जिम्मेदार है, वैसे ही भारत को भी वो जिम्मेदार इंसान बता रहा है। इंसान नहीं, जिम्मेदार नेतृत्व मतलब देख रेख वाले जिम्मेदार है भारत के रूप में देखा जाता है, देखा जाता है, ये कहना चाह रहा है। लेकिन चुनौतियां भी बहुत सारी हैं, मतलब जो चुनौतियां हैं वो भी बहुत हैं, बहुत सारी हैं, विशेषकर चीन और पाकिस्तान की रणनीतियां। ये तो आपको खुद ही समझ आ रहा होगा किसके ज्यादा हो रही है भारत के साथ टक्करें। तो सबसे पहले पे तो आप रखोगे पाकिस्तान को और दूसरे नंबर पर रखोगे चीन को। तो इन दोनों की जो है ना चुनौतियां सबसे ज्यादा रह रही है, और भी चुनौतियां हैं पर इन दोनों की ज्यादा है। फिर भारत को अपनी रणनीतिक धैर्य और संतुलित कूटनीति, कूटनीति मतलब कूटनीति होता है, कूटनीति बनाना के माध्यम से इस क्षेत्र में स्थिर विकास और शांति सुनिश्चित करनी है। तो देखो भाई किसके तहत कर रहे हैं सर? रणनीतिक धैर्य से और संतुलित कूटनीति के तहत। आप देखो हम चौथे यूनिट पे आ गए, इकाई 4, वैश्विक क्षेत्र में चुनौतियां। किसमें? वैश्विक क्षेत्र में चुनौतियां। कौन सा यूनिट है ये? 4th है, इकाई 4। इसके भी मुख्य बिंदु मतलब मेन पॉइंट। मेन पॉइंट में क्या आ रहा है? व्यापार, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर रणनीति। उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है देखो। WTO मतलब WTO का मैं अभी फुल फॉर्म बताता हूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसमें वर्ल्ड जितने भी सारी कंट्रीज हैं, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं
उन सबको एक जगह ही ट्रेड व्यापार करने का एक वो होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसे ही डब्ल्यूटीओ कहा जाता है। तो डब्ल्यूटीओ में भारत की भूमिका, पेरिस समझौते पर स्टैंड, आतंकवाद से मुकाबला, बहुपक्षीय संगठनों में भागीदारी। भागीदारी का मतलब क्या है, इंग्लिश में लिख के जाना, या आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट करते हैं ना हम किसी भी जैसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी करते हैं, भाग लेते हैं, उस चीज को ही कहते हैं। तो इन्होंने भी बहुपक्षीय संगठनों में भागीदारी की है। किस ब्रिक्स, ब्रिक्स की तो फुल फॉर्म आपको अभी तक पता चली है नहीं पता चली है, बता देना। G20 की बताई है मैंने वैसे, और यूएन की, जैसे मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी। वैसे इनकी फुल फॉर्म ज्यादा महत्व नहीं रखती, तभी भी याद रहनी चाहिए। फिर हमें इस चैप्टर का भी भूमिका, इंट्रोडक्शन मतलब हमें समझना है। तो इसमें क्या इंट्रोडक्शन दे रखा होगा, ये देखो। भारत आज केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, ये बताया था, कहाँ बताया था, एक जगह बताया था, ये भी कंक्लूजन में। भारत आज एक केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर सक्रिय और महत्वाकांक्षी देश है। ये तो मैंने आपको बता दिया इसका मतलब क्या है। आजकल वो बस वही नहीं कर रही है, विकास के क्षेत्र में ही काम नहीं कर रही है, उसके ही नहीं है, बल्कि और में भाग ले रही है। बहुत से अच्छे उसके काम हो रहे हैं और महत्व रखती है हर चीज में, हर चीज में पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है। तो ये बता रखा है इसमें। वैश्विक चुनौतियों जैसे आर्थिक असमानता असमानता और जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और बहुपक्षीय सहयोग में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। क्या क्या बढ़ रही है देखो, असमानता, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और बहुपक्षीय सहयोग में भारत की भागीदारी मतलब पार्टिसिपेट लगातार बढ़ रही है। ठीक है, इसे इस इकाई में हम भारत की 4 मुख्य रणनीतिक समझेंगे। देखो ये 4 जो लिखी है ना, जल्दी कमेंट में जो बोलूंगा, जैसे बोला व्यापार नीति लिख दो, सुरक्षा नीति लिखो, जलवायु नीति लिख दो, बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी लिख दो कमेंट में। क्या क्या नीतियां हैं, व्यापार नीति है, सुरक्षा नीति है, जलवायु नीति है, बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी है। देखो इतना सारा याद नहीं हो पाएगा जल्दी, पर अगर आप लिख देते हो तो इसमें याद रहने का रिकॉल पावर जो होता है ना बढ़ जाती है। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कमेंट में लिख के जाओ, इससे याद रहेगा। तो जो हमारा भारत की वैश्विक व्यापार नीति है, इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। इंडियाज ग्लोबल ट्रेड स्ट्रेटेजी, इसका उद्देश्य क्या है, निर्यात बढ़ाना, मतलब बढ़ाना, बढ़ाना नहीं बढ़ाना, बढ़ाना, अमित बढ़ाना नहीं है, बढ़ाना है, बढ़ाना, बढ़ाना, इंक्रीज करना, मतलब निर्यात इंक्रीज करना मतलब बढ़ाना। विदेशी निवेश करना, विदेश निवेश आकर्षित करना, आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करना विदेश को, जो हमारे देश में वो निवेश करे, मतलब एंटर करे हमारे देश में, इन्वेस्ट करे, निवेश करे। ठीक है, अब इससे इससे ज्यादा मैं डिटेल बता नहीं सकता। विदेश जो है, अब अलग जो कंट्री है वो हमारे देश में क्या इन्वेस्ट, कैसे इन्वेस्ट करे, उस चीज को हम आकर्षित बनाते हैं, कारण बताते हैं, जो ऐसा कुछ हम बनाएं जिससे वो खुद ही इन्वेस्ट करने आए हमारे देश में। आत्मनिर्भर भारत बनाना, ये तो आपने सुना ही होगा मोदी जी से, जो आत्मनिर्भर भारत को बनाना है हमें, मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना, खुद के ऊपर निर्भर होना है। आपको भी अपने ऊपर निर्भर होना है, किसी के भरोसे नहीं निर्भर होना है, ये बताता है आत्मनिर्भर। मुख्य पहल क्या हुआ है, सबसे पहला जो हमने पहल की है, सबसे पहले मेक इन इंडिया के बारे में बात करी है। आपने सुना होगा मेक इन इंडिया है हमारा, हमारा मेक इन इंडिया। घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना, घरेलू मतलब घर के, जो हम घर में जो निर्माण बनाते हैं, मतलब बनाते, बढ़ावा देना उस चीज को, निर्माण को बढ़ावा देना, और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करना। ठीक है, वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करना। फिर क्या है हमारा FTAS, एस मतलब नीचे लिखा रहता है, इसका मतलब नहीं होता कुछ भी, पर भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री का मतलब तो फ्री होता है, ट्रेड का मतलब व्यापार होता है, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है वो कमेंट में लिख देना। एग्रीमेंट का मतलब होता है जो हम किसी चीज का रूल्स एंड रेगुलेशन लिखते हैं ना, किसी पर्चे पे, एक पर्चा होता है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन स्टंप लगती है, मतलब बहुत कुछ होता है, पर एग्रीमेंट बनता है, वो एग्री करते हैं हम किसी से, एग्रीमेंट बनवाते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब फ्री का व्यापार का एग्रीमेंट बनता है भारत एशियन के बीच में, जापान, दक्षिण कोरिया किसके बाद, भारत, एशियन, जापान, दक्षिण कोरिया,
यूएई के साथ व्यापार समझौते कर चुके हैं। आरसीईपी मतलब आरसीईपी का फुल फॉर्म देखो, रीजनल को कॉम्प्रिहेंसिव ऐसी पढ़ना है आपको, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आ गया भाई, पार्टनरशिप का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, हिंदी में क्या होता है, साझेदारी से भारत ने बाहर रहने का निर्णय ले लिया है। किससे ले लिया निर्णय, आरसीईपी से भारत ने बाहर रहने का निर्णय लिया है। चुनौतियां क्या है, व्यापार घाटा खासकर चीन के साथ, भाई हर जगह खासकर चीन या पाकिस्तान आ ही जा रहे हैं, तो व्यापार घाटा खासकर चीन के साथ। अगर आप भूल भी जाते हैं किसी चुनौतियां में, तो आपको ना जब भी कुछ लगे कहीं लिखना है, तो इंडिया और पाकिस्तान और चीन की गलत चीजें नेगेटिविटी हो ना, तो वहां पे आपको इंडिया और पाकिस्तान और चीन के बारे में ऐसे लिख देना है, तभी भी नंबर मिल ही जाएंगे। अगर भूल जाते हो, अगर वैसे तो भूलोगे नहीं, मैंने ऐसे पढ़ाया ही है, भूलोगे तो नहीं, पर भी। वैश्विक मंदी संरक्षण संरक्षण और डब्ल्यूटीओ में मतभेद। डब्ल्यूटीओ का मतलब मैंने आपको बताया, आप लिख के जाओ। दूसरा जो है हमारा, भारत की वैश्विक सुरक्षा रणनीति, इंडियाज ग्लोबल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, जिसमें हमारा पहले पढ़ना है क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा में योगदान। भारत भारत आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सक्रिय है। ठीक है, फिर मुख्य पहल किसने की, मुख्य पहल आप देखो, क्वाड जो मैं कह रहा था ना आएगी, उसके भी बारे में बात। क्वाड की फुल फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी के बारे में ही इसे क्वाड कहते हैं। विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, ये देखो इंडो पैसिफिक ही आ गया, जो किसने कहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा था। यूएन पीस कीपिंग, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में प्रमुख योगदान करता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। सागर, सागर देखो मैं बोल रहा हूँ इसे, वैसे सागर ही है, सागर बोल नहीं सकते, इसकी फुल फॉर्म देखो, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति के तहत। अगर देखो भाई, इसमें से जो पेपर आ जाएगा तो कमेंट में लिख के ही जाना, अगर पेपर हो जाएगा फिर आके यहाँ पे लिख के जाना। देखो पेपर यहीं से फंसने वाला है, तो आप लिख के जाना, चाहे लंबी है वीडियो, पर इस वीडियो के ना अलावा आपको कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो से आ जाएगी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो बता देना कमेंट में। तीसरा हमें पढ़ना है, भारत की जलवायु रणनीति, इंडियाज क्लाइमेट स्ट्रेटेजी, इंडियाज क्लाइमेट स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका, पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट 2015, भारत जलवायु परिवर्तन से निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसे आईएसए कहते हैं, भारत और फ्रांस की पहल और ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग। फिर जो हमारा दूसरा है, भारत की प्रतिबद्धताएं, नवीकरण और ऊर्जा। देखो रीन्यूएबल का मतलब होता है रीन्यूएबल मतलब दोबारा से जो न्यू कर सके उस एनर्जी को, उसे रीन्यूएबल कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी होती है ना, उसे धूप से एनी टाइम रीन्यूएबल करते रहते हैं, रीन्यूएबल करवा लिया अपना, हर चीज को रीन्यूएबल दोबारा से उसको नया बना देना, उसको रीन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी नहीं रीन्यूएबल कहते हैं। और फिर इसमें एनर्जी है तो ऊर्जा कहते हैं, को बढ़ावा देना। जैसे और मतलब जैसे सौर, सौर और पवन, सौर मतलब सौर और पवन ऊर्जा, ये सौर और पवन ऊर्जा होती है उसके रिन्यूएबल में, उसका एग्जाम्पल दिया है। 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, 2070 तक। ठीक है, घरेलू पहल, घरेलू पहल में उज्जवल योजना दी जा रही है, ई वाहन नीति दी जा रही है, हरित भवन दिया जा रहा है, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा नीति आदि दी जा रही है। घरेलू आपने सुना होगा, उज्जवल योजना हमें प्राप्त हुई है, ई वाहन नीति का प्राप्त हुआ है, हरित भवन का वो हुआ है। चुनौतियां क्या क्या रही है, विकासशील देश होने के कारण आर्थिक विकास और पर्यावरण संतुलन में संघर्ष, वित्तीय और तकनीक सहायता की कमी।
बहुपक्षीय भागीदारी, मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल, मल्टी का मतलब मैंने बहुत बताया था, मतलब बहुत ज्यादा जो होता है। लेटरल का मतलब आप समझ जाना, लेटरली कहना बहुपक्षीय भागीदारी। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब भागीदारी का मतलब एंगेजमेंट बता रखा है इधर भी। तो भागीदारी का मैंने बताया था ना, जो पार्टिसिपेट करता है, एंगेजमेंट होता है, एंगेज कर रहा है उस चीज को। अगर मैं आप मेरी वीडियो को देख के आपको मजा आ रहा है तो एंगेज हो रहे हो आप, मेरे वीडियो में पार्टिसिपेट कर रहे हो, भाग कर रहे हो, भाग ले रहे हो, तो वही हुआ एंगेजमेंट। भारत के सक्रिय मंच मतलब संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र को यूएन कहते हैं। भारत सुरक्षा परिषद में स्थिर सदस्यता की मांग करता है। कहाँ करता है? सुरक्षा परिषद में स्थिर सदस्य की मांग करता है। डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन, मैंने आपको बताया डब्ल्यूटीओ का वर्ल्ड मतलब विश्व, व्यापार का मतलब ट्रेड, और संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। भारत विकासशील देशों के हितों की रक्षा करता है। G20, भारत हाल ही में G20 की अध्यक्षता कर चुका है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले ही। और वैश्विक आर्थिक सुधार की दिशा में योगदान दिया है। ठीक है। ब्रिक्स का मतलब देखो, मैंने आप बोला था ना ब्रिक्स का आएगा फुल फॉर्म लास्ट में आएगा, पर ब्रिक्स से मतलब है बी से ब्राजील, ठीक है। आर से मैंने रसिया बताया था, रूस हिंदी में कहते हैं उसे। आई से इंडिया, इंग्लिश में कहते हैं पर हिंदी में भारत कहते हैं। सी से चाइना, चाइना, और इसमें हिंदी में चीन। और एस से साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका। समान विकास और बहुपक्षीय दुनिया में समर्थन का मंच करा गया है। एससीओ मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग का एशिया मंच है। भारत की रणनीति क्या है? बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन। भारत केवल पश्चिम या पूर्व के साथ नहीं, सभी से संतुलन बनाए रखता है। देखो, वासुदेव कुटुंबकम की नीति ने क्या कहा है? पूरी दुनिया को एक परिवार मानना चाहिए। कंक्लूजन क्या निकलता है? निष्कर्ष किसका निकलता है? कौन सा यूनिट नंबर है ये बता दीजिए आपको। भारत आज वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेदार और सक्रिय और उभरती हुई शक्ति है। ये तो आप हर समझ रहे होगे, हर में ऐसी निष्कर्ष आ रहा है। एक उभरती हुई अच्छी है, किसी के दबाव में नहीं आती है, ऐसा बताया जा रहा है। व्यापार, सुरक्षा, पर्यावरण और कूटनीति में भारत की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। भविष्य में भारत की रणनीति यही है। रणनीति हितों की सुरक्षा, रक्षा और सुरक्षा करते हुए वैश्विक शांति, विकास और संवेक्षिकता और में योगदान देना है उसे। तो कौन सा हमारा यूनिट था? वो नहीं आता तो मैं बता देता, यूनिट 4 था। कोई बात नहीं, याद नहीं रहता है तो यूनिट 5 पे पहुंच गए, जो हमारा लास्ट यूनिट है। इकाई 5, उभरती शक्ति के रूप में भारत। किस चीज के? उभरती शक्ति के रूप में भारत। इसकी मुख्य बिंदु क्या रहेगी, मतलब मेन पॉइंट क्या रहेंगे? बदलती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भारत। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें? भारत को अब एक उभरती वैश्विक शक्ति माना जा रहा है। फिर जो हमारा दूसरा पॉइंट है, इसमें सॉफ्ट पावर कूटनीति, मतलब भारत अपनी संस्कृति, योग, शिक्षा, बॉलीवुड और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जरिए प्रभाव बढ़ा रहा है। फिर इसमें भी हमें परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, भूमिका हमें पढ़नी है इस यूनिट को। कौन सी यूनिट है? 5वीं है। कौन सी यूनिट का नाम क्या है? उभरती शक्ति के रूप में भारत। फिर जो है हमारा इस इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इस इंट्रोडक्शन में क्या कहा है इस यूनिट के बारे में? भारत आज एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। उसकी विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, वैश्विक सम्मान और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। भारत के सामने कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियां हैं, जिनका सामना करते हुए वह अपनी रणनीति विकसित कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी उस पर चुनौतियां हैं, पर भी उसको देखते हुए भी वो अपने आप को इंक्रीज कर रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है। बहुत भारत कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत उभरती हुई वैश्विक शक्ति बन चुकी है आजकल की। उसका उद्देश्य एक ही है, राष्ट्रीय सुरक्षा बना, आर्थिक विकास में बहुत डेवलप होना, वैश्विक सम्मान लेना, क्षेत्रीय स्थिरता पे सुनिश्चित करना। फिर जो है हमारा भारत की विदेश नीतियां के समक्ष प्रमुख चुनौतियां, मतलब मेजर चैलेंजेस टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी मतलब फॉरेन, विदेशी, विदेशी, विदेशी होता है ना, फॉरेनर, फॉरेनर, विदेशी। पॉलिसी है, पॉलिसी मतलब, पॉलिसी मतलब नीति। चुनौती, चुनौती का मतलब चैलेंजेस। मेजर का मतलब, अब आपको देखना है वो क्या है। मेजर मतलब बहु प्रमुख
मेजर होता है प्रमुख चुनौती, मतलब मेजर चैलेंजेस। इसमें क्या है, क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती, रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, चीन के साथ सीमा विवाद, चीन के साथ सीमा विवाद, ये मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था, एलएसी याद रखना, एलएसी पर तनाव था, गलवान घाटी का संघर्ष था। कहाँ पे गलवान घाटी हुआ था, कौन से सन में हुआ था, 2020 में हुआ था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था, चीन का OBOR था, वन बेल्ट वन रोड, ये नहीं बताया था वन बेल्ट वन रोड, अब बता दे रहा हूँ, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। और CPEC का पाकिस्तान से होकर गुजरना, ये आपको मैंने तभी बता दिया था, ये आया था उस टाइम पे भी, इसमें भी आ गया है, क्योंकि इस चैप्टर में भी है, इस यूनिट में भी है, सॉरी, इस यूनिट में भी है, उस यूनिट में भी है, तो सेम सेम भी है, तो एक जगह भी याद कर ले तो ना, अब देखो वहां भूल गए होगे तो यहाँ याद आ जाएगा। CPEC का पाकिस्तान से होकर गुजरना, जो भारत के लिए सुरक्षा चुनौती होती है, मैंने चुनौतियों में बताया था आपको। पाकिस्तान के साथ संबंध क्या क्या है हमारे, आतंकवाद है, कश्मीर विवाद और सीमा पर लगातार तनाव हो रहा है, कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान का भारत के खिलाफ अभियान ही चल रहा है। फिर जो हमारा वैश्विक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, मतलब ग्लोबल पॉलिटिकल कंपटीशन क्या है हमारे, अमेरिका है, रूस है, चीन है, जैसे महाशक्तियां के बीच संतुलन बनाए रखना है। फिर इसके बाद जो है हमारा अमेरिका के साथ करीबी रक्षा और आर्थिक संबंध, लेकिन रूस से भी रक्षा सहयोग जारी रखना ही है, ठीक है। फिर जो हमारा आर्थिक और तकनीक चुनौतियां हैं, इकोनॉमिक और आर्थिक किसे कहते हैं, इकोनॉमिक को, टेक्नोलॉजिकल किसे कहते हैं, तकनीकों को कहते हैं, और चैलेंजेस किसे कहते हैं, चुनौतियों को कहते हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी और व्यापार संरक्षणवाद, वैश्विक विदेशी निवेश, निवेश का मतलब मैंने बताया था ना, क्या बताया था, लिख दो, इन्वेस्ट, आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करना, ठीक है। और तकनीकी, तकनीकी का मतलब टेक्नोलॉजिकल, विकास का मतलब आप खुद लिखेंगे, विकास का मतलब क्या होता है, विकास में पिछड़ना, डेवलप, विकास का मतलब डेवलप। बहुपक्षीय संसाधनों में सीमित प्रभाव, सीमित का मतलब लिमिटेड, प्रभाव का मतलब आप समझ लेना, ठीक है। इन्फ्लुएंस, लिमिटेड इन्फ्लुएंस इन मल्टीलैटरल, मल्टी का मतलब मैंने आपको बहुत बताया था, बहुवचन कहते हैं ना, बहुवचन, बहुवचन, एक वचन बहुवचन, बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, तो मल्टीलैटरल। इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब वो संस्थाएं होती है ना, संस्थाओं, तो यहाँ लिख तो रखा, बहुपक्षीय संस्थाओं में सीमित प्रभाव, सीमित का मतलब लिमिटेड, और प्रभाव का मतलब इन्फ्लुएंस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं मिलना, ठीक है, ये पहले भी बताया था। WTO और अन्य वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों की आवाज कमजोर होना, ठीक है। फिर मानव अधिकार और प्रवासन, प्रवासन का मतलब मैंने आपको माइग्रेशन बताया था, माइग्रेशन का मतलब भी मैंने आपको बताया था, एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेशन को ही कहते हैं। संबंधी दबाव होना, दबाव, ह्यूमन राइट्स एंड माइग्रेशन प्रेशर्स, पड़ोसी देश से अवैध प्रवास और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मानव अधिकार को लेकर आलोचनाएं। फिर भारत की विदेश नीति की रणनीतियां, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजीज, रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी, किसी एक देश या ब्लॉक पर पूरी तरह निर्भर ना रहना, ठीक है, एक देश पे कभी भी रहना नहीं है, ये बताया था इंडिया ने, कब भारत ने एक चीज बताई थी, आगे आपने पढ़ा ही था, उसमें क्या कह रहा था वो, एक देश पे निर्भर नहीं है, कई देशों पे निर्भर नहीं है, किसी भी देश पे दबाव नहीं है उसका, वो अकेले ही अपने आत्मनिर्भर बनना चाहता है। फिर है अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप के साथ संतुलित संबंध रखना, वो सबके साथ संबंध रखता है इसी वजह से, क्योंकि किसी देश पर अकेले निर्भर नहीं होना, क्योंकि उन्हें धोखा मिल चुका है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, या अगर वीडियो बनती है कोई सी ऐसी जिसमें आता है वो टॉपिक, तो मैं उस टॉपिक में बता दूंगा। फिर बहुपक्षीय भागीदारी, मल्टीलेटरल एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब मैंने आपको बताया था, भागीदारी, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, अच्छे से एंगेज हो रहे हो, मेरी वीडियो देख के बढ़िया लग रही है मेरी वीडियो, वो हाँ लग ही रही होगी। जिसमें ब्रिक्स, G20, SCO, क्वाड जैसे मंचों में सक्रिय भूमिका, उसमें आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा में सहयोग। फिर जो है पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में पढ़ा था हमने, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव आदि के साथ सहयोग बढ़ाना, क्षेत्रीय स्थिरता और विकास पर ध्यान देना।
फिर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को सशक्त बनाना, स्ट्रेंथिंग नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें क्या क्या आता है, सीमा सुरक्षा मजबूत करना, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनना और आतंकवाद को विरोधी कूटनीति करना। फिर जो है हमारा आर्थिक कूटनीति मतलब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, उसमें क्या क्या आ जाता है, विदेशी निवेश, विदेशी निवेश का मतलब बताया था इन्वेस्ट करना, आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, व्यापार समझौते का विस्तार करना। व्यापार मतलब बिजनेस, समझौते का मतलब समझौते तो को विस्तार करना, डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, डिजिटली और हरित हरित से इकोनॉमी को बढ़ाना मतलब अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। चौथा जो है हमारा भारत की प्रमुख विदेश नीति पहले की फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ गठबंधन करा था उन्होंने। गठबंधन मतलब एक साथ मिलके जो बन जाते हैं ना, तो उसमें करते हैं हिंद प्रशांत प्रशांत क्षेत्र में। किस किस ने किया था, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने किया था। फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी मैंने तब से बोल रहा जा रहा हूँ, किसने बोला है किसने बोला है, आपको पता होगा तो आप लिख देना। पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाना। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, दक्षिण एशिया के देशों को प्राथमिक देना। प्राथमिक का मतलब मैंने आपको बताया था, पहला पद देना। तो देखो मैंने ये जो पढ़ा रखे हैं ना, वो आपको ही एक वो बता रहा है आपको, लास्ट में ना इस यूनिट में आपको पूरा सारांश दे रहा है, मतलब समरी दे रहा है एक तरह से। जो आप भूल भी गए होंगे ना, वो याद आ रहा होगा आपको। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आपने पढ़ा था ना, दक्षिण एशिया के देशों में वो प्राथमिक देना, प्राथमिक का मतलब पहला पद देना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पढ़ा होगा, उसमें आपने सुना था ISA, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो थी, उसमें क्या क्या आ जाता है, जलवायु परिवर्तन से निपटाने के लिए सौर ऊर्जा और सहयोग की पहल और डिजिटल कूटनीति, सोशल मीडिया के माध्यम से विदेश नीति को प्रभावित रूप से प्रचारित करना। भविष्य की चुनौतियों और अवसर, फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या है हमारे पे, चीन और पाकिस्तान से जारी तनाव, वैश्विक सुरक्षा खतरों जैसे साइबर हमलों का सामना। क्या कह रहा है ये, भविष्य और की चुनौतियां हैं, जो भविष्य चैलेंज है, हमारे फ्यूचर के चैलेंज है और अपॉर्चुनिटी है। तो क्या क्या चैलेंजेस है, देखो चीन और पाकिस्तान से तो जारी तनाव ही रहेगा, वैश्विक सुरक्षा खतरों से जैसे साइबर हमलों का सामना करना है, और जलवायु परिवर्तन से निपटने और हरित ऊर्जा पर जोर देना है, वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा में भारत की भूमिका बढ़ाना है, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता के लिए प्रयास करना है। फिर जो है कंक्लूजन, निष्कर्ष, और देखो इससे एंड होती है हमारी वीडियो। तो कंक्लूजन हमें पहले पढ़ना है, निष्कर्ष क्या है इस यूनिट का, कौन सा यूनिट था ये, पांचवा यूनिट था, क्या नाम था वो लिख देना कमेंट में। भारत ने अपनी विदेश नीति को चुनौतियों के बावजूद लचीला और प्रभावी बनाया है। क्या बनाया, भारत ने अपनी विदेश नीति को चुनौती के बावजूद लचीला और प्रभावी बनाया है। रणनीतिक स्वायत्तता, बहुश्रीय, बहु को क्या कहते थे हम, मल्टी मल्टी भागीदारी को कहते हैं एंगेजमेंट या पार्टिसिपेट, और आर्थिक कूटनीति भारत की सफलता की कुंजी है। एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में भारत को अपने हितों के की सुरक्षा या रक्षा के साथ साथ विश्व शांति और विकास में योगदान देना है। तो इसी के साथ हम एंडिंग करते हैं इस सेशन को या इस वीडियो को। और आपको कोई से भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में लिख ही सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और ऐसे ही बने रहना इस चैनल पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, और आपकी जो भी डाउट्स हो प्लीज आप कमेंट में लिख देना, और आप जो उनसे चाहते हो वीडियो वो भी आप लिख देना, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए और बढ़िया रहिए और मौज करिए और पढ़िए जरूर।